Okay, welcome back, guys. We are on the next chapter, chapter number 5. And there's so many concepts again in chapter number 5 as well. And there's a very big amendment in chapter number 5. You must be knowing about that. Okay, and just check it out. We're on chapter number 5, chart number A. Here, आपके सामने आप cloud. Oh my God, what is that cloud? Cloud. Guys, tell me what is the meaning of cloud? नहीं आपको बोलना इधर देखो मेरे पास में. कोई सुनता नहीं मेरी इस क्लास में. चिंटी प्लीज अपने आप को संभालिए. अब मैं बोलूंगा बच्चों, क्लाउड इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड? यस और नो? अगर जो डेटा, अगर मान लीजिए मेरे ऑफिस का सर्वर है, क्या वो क्लाउड है? नहीं, बिकॉज उसका डेटा सिर्फ ऑफिस से ही एक्सेसिबल होता है. बट एनी सर्वर व्हिच इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लाउड. जैसे अगर मान लीजिए मेरे फोन पे अगर मैंने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया हमने प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर क्या बन गया? एक क्लाउड है. देखो बच्चों, अगर गूगल से मैंने अगर मान लो दीपिका पादुकोण का फोटो देखा मैंने, तो डेटा आया कहां से? क्या वो फोटो यहां से दिखता है? हाँ. क्या आपके मोबाइल पे दिखता है? हाँ. क्या वो युगांडा से भी दिखता है? हाँ. तो दो फोटो कहीं से भी दिखता है, मतलब क्या वो कहां पे? बोलो जल्दी से बच्चों. सर क्लाउड क्या है सर? मैं जैसे कि मेरे सारे फ्रेंचाइजी उसके एडमिशन नहीं कि उस फ्रेंचाइजी के कंप्यूटर पे स्टोर होता नहीं, वो कहां पे स्टोर होता है? वो क्लाउड पे स्टोर होता है. इसलिए उनका सबका डेटा मुझे पूना से भी. देखो बच्चों, कोई भी डेटा सेंटर दुनिया का क्लाउड तभी बनेगा जब वो डेटा सर्वर दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल होगा, है ना? जैसे अगर मान लीजिए आपने गूगल ड्राइव की बात की या ड्रॉप बॉक्स की बात की. जितने लोग सीए फर्म में काम कर रहे हैं उनको पता होगा ड्रॉप बॉक्स नाम की चीज क्या होती है. ड्रॉप बॉक्स में अगर जो डेटा अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और अपने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, क्या वो डेटा आप घर से भी एक्सेस कर पाओगे? हाँ. सर क्या क्लाउड भाड़े पर मिलता है क्या? हाँ. दुनिया में कुछ क्लाउड है जिसका नाम है पब्लिक क्लाउड, जो लोगों के लिए अवेलेबल किए जाते हैं, उसको भाड़े पर देते हैं. सर उसका भाड़ा भी होना था. हाँ. जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जैसे वेयर हाउसेस होते हैं, वैसे क्लाउड भी भाड़े पर मिलते हैं. जितना पैसा दोगे उतनी जगह भाड़े पे मिलती है. जैसे कि मैंने भी अमेजॉन वेब सर्विसेज से कुछ जगह भाड़े पर ली है. दुनिया में क्लाउड वो होता है जो स्केलेबल होता है, जिसकी साइज कभी भी कम ज्यादा आप कर सकते हो. अगर पहले आपने 10 GB जगह भाड़े पे ली, नाउ यू वांट टू मेक इट 20 GB, कैन यू मेक इट? यस यू कैन मेक इट 20 GB ऑल्सो. वो आपस से बोलता हूं, सुनो. हाँ सुनो, मुझे और बोलना है. सर क्लाउड ऐसा सुना है अजाइल है. अजाइल मतलब क्या? इतना इमीडिएटली अगर आपको चाहिए अभी तो अभी मिल जाएगा. या क्लाउड 24/7 अवेलेबल होता है क्या? हाँ. क्लाउड में कभी भी जो डेटा रखा है वो आपको कभी भी एक्सेसिबल होता है. सर क्लाउड पे पर यूज होता है क्या? हाँ. आपने जितना यूज किया आपको सिर्फ उतने ही पैसे देना पड़ते हैं. क्लाउड खत्म हो गया. आ जाओ बच्चों, क्लाउड के देखते हैं. बच्चों क्लाउड के कुछ क्वेश्चन ये रहे आपके सामने. अब बोलो बच्चों, क्लाउड के मॉडल कौन से? नैस, कैस, पैस, सैस, नैस, कैस, पैस, सैस. एक सवाल पूछूं क्या मैं आपसे? बोलो बच्चों, अगर आपने उन क्लाउड से सिर्फ जगह भाड़े पे ली तो आप कहेंगे IaaS. जगह के साथ में आपने उनका ऑपरेटिंग सिस्टम या प्लेटफॉर्म भी भाड़े पे लिया तो आप कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ये साथ साथ में आपने सॉफ्टवेयर भी उनका ही भाड़े पे लिया तो आप कहेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. मैंने एक वेबसाइट बनाई swapnilpatni.com, मैंने उनके सर्वर पे रखी, तो बता मैंने I लिया, P लिया, S लिया? P, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मैंने बनाया, सिर्फ रखा उनके घर पे, तो क्या बन गया? प्लेटफॉर्म एज अ. मुझे बोलना है, सुनो. अगर मान लीजिए ऑफिस 365 नाम का सॉफ्टवेयर मैंने उनसे भाड़े पे लिया, तो सॉफ्टवेयर भी उनका, सर्वर भी उनका, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका, तो मैंने लिया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सर SaaS इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट? SaaS इज इक्वल टू पास प्लस सॉफ्टवेयर. पास मतलब क्या? पास इज इक्वल टू IaaS प्लस प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. सर अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने हमें नेटवर्क की सर्विसेज दी, जैसे एयरटेल ने दी, जैसे आइडिया ने दी, तो हम लोग क्या करेंगे? नेटवर्क एज अ सर्विस. और किसी कंपनी ने हमको कम्युनिकेशन करने के लिए मदद कर, जैसे व्हाट्सएप, ये लेके चल जाओ, व्हाट्सएप, जैसे वाइबर, जैसे स्काइप, ये वो सारी कंपनी है जो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए देती है. इसका नाम क्या हो गया? कैश, कम्युनिकेशन एज अ. कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको VoIP या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग करने को दे रही है तो उनका नाम होता है कैश, कम्युनिकेशन एज अ. देखो बच्चों आगे देखिए इधर,
बोलो रे बच्चों क्या लिखे एडवांटेज कौन से हैं? अब क्यों, अब क्यों, अब क्यों? ए फॉर बोलो, A for easy to access, B for backup, Q for quick, U for unlimited, C for cost, A for automatic software. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ये आपकी जिंदगी का निजी सवाल है, ये मेरा प्रॉब्लम आज का नहीं है। ये गलती तो आपने उस दिन करी थी जिस दिन मैं क्लास में इसको रिवाइज करा रहा था, उस दिन रिवाइज नहीं किया इसलिए आज लग रही है ना बच्चों। और कुछ लोग देखो कितने अच्छे से आंसर दे रहे, बिकॉज वो तब भी पढ़ रहे थे, क्लास के बाद भी पढ़ रहे थे और आज तक पढ़ रहे हैं। बोलेंगे बच्चों ए फॉर व्हाट, कम ऑन। क्या क्लाउड का डेटा दुनिया में कहीं से भी कभी भी एक्सेसिबल होता है? हाँ जी। बी फॉर व्हाट, बैकअप हम लोग लेंगे या क्लाउड लेगा? क्या अगर मुझे भी 110 फ्रेंचाइजी का डेटा बैकअप लेना है तो क्या मुझे हर जगह पे जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मैं एक जगह से बैकअप ले सकता हूं? हाँ जी। क्विक डिप्लॉयमेंट के बारे में बोला था, अगर मुझे सॉफ्टवेयर 110 फ्रेंचाइजी पे लगाना पड़ेगा या सिर्फ एक ही क्लाउड पे लगाना पड़ेगा? क्या वो सब जगह पे इंप्लीमेंट हो जाएगा? क्या यू फॉर अनलिमिटेड, कैन आई स्टोर एज मच एज आई वांट? यस आई कैन स्टोर। अब क्यों सी? सी फॉर व्हाट, कॉस्ट। कितने हार्डवेयर लगेगा? एक। कितने सॉफ्टवेयर लगेंगे? 110 या एक? और मेंटेनेंस भी कितने करना पड़ेगा? एक। मतलब कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ हो गया। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कल चल के मुझे क्लाउड के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर लगाना है तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्लाउड के पास में ये इसके लगने वाला रिक्वायर्ड हार्डवेयर है क्या नहीं। देखो क्लाउड का धंधा ही है, उनके पास में अलग अलग टाइप के एनवायरनमेंट बने हुए हैं, तो आप जो चाहे उनकी सुविधाओं को भाड़े पे ले सकते हैं। सर क्या मतलब हमने बनाया हुआ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनके दुनिया से इंटीग्रेट हो जाता है? हाँ बेटा, उनके पास में अलग अलग टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से उनके पास में उतनी वो सब प्लान्स होते हैं। तो आपको मुझे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जो मैं सॉफ्टवेयर वहां पे रख रहा हूं वो उससे इंटीग्रेट होगा या नहीं। बोलेंगे फिर से एक बार, ए फॉर व्हाट, B for come on everybody, and Q for, U for, C for, and A for what? अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलेंगे क्या मेमोरी रीडिंग था इसका? If you increase the scalable rent and scalable workload of what silent tenant, they will pay you on demand. Once again, if you increase the rent and they will pay you on what? If you increase the scalable मतलब बताओ। अरे बोलो, आप लोग क्या सत्संग में नहीं बैठे हो? मन से बोलिए। आपकी एग्जामिनेशन में परसों है, बोलो। स्केलेबल मतलब क्या? साइज कम ज्यादा हो सकती है क्या? हो सकती है। वर्कलोड मतलब क्या? एक क्लाउड का वर्कलोड दूसरे क्लाउड में जा सकता है क्या? हाँ जी। साइलेंट मतलब क्या? रेजिलेंसी है क्या? अगर मतलब एक क्लाउड बंद हुआ तो क्या डेटा दूसरे क्लाउड से रिट्राइव हो सकता है क्या? टेनेंट मतलब एक टेनेंट है या मल्टीपल टेनेंट है? दे विल पे यू। पे मतलब क्या? कितना पे करना है? आज तक आपने चाहे जितने भी पाप इन्फोटेक में किए वो आज अच्छे से कर लो, सारे पाप धुलने का मौका है। फिर से इंस्टीट्यूट 6 महीने बाद मौका देगी। एक बार देखो बच्चों, अब क्यू सी एस नहीं, अब किसी क्या बोल रहा हूं मैं? साइलेंट पे यू ऑन व्हाट? पे यू ऑन डिमांड। पे मतलब क्या बोलो? क्या डू यू नीड टू पे एक्स्ट्रा? नो। आप जितना पे करो, अपने जितना यूज करोगे आपको उतना ही पे करना होगा। अगला सवाल बोलिए, can you get data when you want it? You don't have to wait. Whenever you want it, you get it. Okay, you want to increase the size, you can increase. You can decrease. You want to decrease, you can. You do not have to wait. Okay, आपको जब चाहिए तब, when you want, you get it. Okay, अगला सवाल बोलेंगे, oh my God, disadvantages ये रहे आपके सामने। बोलो कौन से disadvantage है? T for what? P for what? And S for what? बच्चों का टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में आती है, वैसे क्लाउड पर भी आ सकती है क्या? क्या क्लाउड पर भी लोग अटैक कर सकते हैं? और सबसे बड़ा क्लाउड का डिसएडवांटेज है कि हम अपने सिक्योर डेटा को लोगों के यहाँ पे किस भरोसे पे रखें। सारा मेरा डेटा जो इतना काम का, इतना महत्वपूर्ण है कि आखिर किस विश्वास के साथ में मैं अपना डेटा, मेरी अमानत कैसे मैं किसी और के हवाले कर दूं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्लाउड का। मतलब लोग इसलिए उसके ऊपर भरोसा करते हैं। बोलो TPS, T for what? Once again, P for what? And S for what? अगला सवाल ये आपके सामने बच्चों, ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या? जल्दी से बोलेंगे। जहां पे मेनी कंप्यूटर्स आर शेयरिंग देयर रैम, देयर प्रोसेसर्स, और सब कंप्यूटर का रैम, सबका प्रोसेसर लॉजिकली हमारे पास, फिजिकली नहीं। आप ये मत सोचना रैम निकल के दे दिए, प्रोसेसर निकल के दे दिए, सबका रैम। Suppose I want to start grid. Okay, I will install one software into your laptop. So what will happen during the
during maybe slack period or something like that, slow period, you may give your RAM, your processor to me, okay? So due to that software, your RAM, your processor will become mine, okay? And I'm going to use the common pool of those RAM and those processor for solving a very complex task. जो काम करने के लिए मुझे अदरवाइज सुपर कंप्यूटर खरीदना पड़ता, अब वो काम मैं ग्रिड से भी कर सकता हूं. यस सर, नो सर, ग्रिड करने के लिए हमारे प्रोसेसर, हमारी रैम आपकी हो जाएगी. क्या हमारे पास में इंटरनेट होना जरूरी है? नहीं तो कैसे आएगा? आपका इंटरनेट भी तो ऑन रहना चाहिए, और जाहिर सी बात है आपका लैपटॉप भी ऑन रहना चाहिए. There is no doubt about it, okay? What is the next point? और डिलीवरी, दुनिया में 2 टाइप की डिलीवरी है. ये सबसे घिरा हुआ क्वेश्चन आपके सामने. इससे घिरा हुआ कोई चीज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. बोलो बच्चों, क्या डिलीवरी है? प्रोडक्ट की डिलीवरी, इंफॉर्मेशन की डिलीवरी. बोलो बच्चों, इंफॉर्मेशन अगर एक इंसान अपने एम्प्लॉय को कैसे कैसे दे सकता है? ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, नोटिस बोर्ड पे, इंट्रानेट पे, मैनुअल पे, गाइड पे, मैगजीन पे, एक्सेट्रा. मुझे बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा? डिपेंड्स. एक तो एम्प्लॉय को क्या अच्छा लगता है वो, और दूसरा एम्प्लॉय का नॉलेज अबाउट कंप्यूटर. एक बार देख लो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है. मेरा टाइम वेस्ट मत कर, इधर देखते रहे, ध्यान इधर उधर नहीं. आप में और इन्फोटेक बास. हाँ, आपके मोबाइल चल रहे हो तो बंद कर दो, कुछ नहीं होना है उससे. डिलीवरी एक प्रोडक्ट की भी होती है. बताओ बच्चों, अगर मुझे सैमसंग का मोबाइल खरीदना है तो कौन से 4 तरीके? एक तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूं, एक तो टेलीफोन पे ऑर्डर कर दूं जैसे नापतोल है, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पे चला जाओ, कोई तो सैमसंग का स्टोर होगा. एक तो फ्रॉम शॉप, मतलब एक है ना फ्रॉम शॉप. फ्रॉम शॉप मतलब क्या? कोई तो जो उनका वो होगा ना, क्या बोलते हैं, कोई भी शॉप जो सैमसंग का डीलर होगा. और डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या है? कोई भी टेलीफोन शॉप ही जैसा कोई नहीं का मोबाइल बेचता होगा, वो कोई भी नहीं, जहाँ पे बहुत सारे कंपनी के मोबाइल मिलते हैं, और एक सिर्फ सैमसंग का अलग से स्टोर आता है ना. एक बार देख लो, मैं आपसे अगर पूछूं इन चारों में से कौन सा तरीका अच्छा है, तो आप बताओ फिजिकल अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है? तो इसीलिए कई कंपनी जो है आजकल फिजिकल से ऑनलाइन पे मूव कर रही है, पर कुछ ऐसे कंपनीज भी है जो ऑनलाइन से फिजिकल चालू किए. एग्जाम्पल बोलो. एक मैटर, ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ. अगला सवाल ये रहा आपके सामने. क्या लिखा बच्चों, ये देखो. How do you classify control on the basis of time? Preventive, detective, preventive, detective. आपसे सवाल है बच्चों, ऐसे कोई कंट्रोल बताओ जो होने ना दे, होने दे पर डिटेक्ट कर ले. मैं एक सवाल पूछता हूं, पासवर्ड किधर आएगा? बोलो बोलो साहब. और बताओ, ऐसा कोई. अच्छा बताओ, सीसीटीवी किस में आएगा? और अब बैकअप बताओ. नहीं, बैकअप तो प्रिवेंटिव में आएगा ना. बैकअप तो डिजास्टर होने से पहले लेके रखते हैं हम लोग. तो बैकअप प्रिवेंटिव है, करेक्टिव है? क्यों सर? बैकअप लेने के बावजूद भी डेटा का थ्रेट जो होने वाला है, पर डेटा का जो थ्रेट होके जो डेटा लॉस हो गया, उसकी रिकवरी हम लोग बैकअप से करते, इसलिए बैकअप क्या बन गया? करेक्ट. वेरी गुड. ये क्वेश्चन आपका हो चुका है. अगला सवाल देखेंगे बच्चों. ये रहा आपके सामने, बहुत ही गिरा हुआ क्वेश्चन है. जरा एक बार देखो क्या लिखा है. पढ़ो जल्दी. बताओ, दोनों में से लेटेस्ट कौन सा, मैनुअल या कंप्यूटराइज्ड? कौन सा फास्ट होगा? कंप्यूटराइज्ड. कौन सा एरर फ्री होगा? बताएंगे. सीपीटी का पेपर चेकिंग कंप्यूटराइज्ड है या मैनुअल है? कंप्यूटराइज्ड. आईपीसी पेपर चेकिंग कौन सा है? मैनुअल. आपसे अगला सवाल है, मैनुअल में और कंप्यूटराइज्ड में कहां पे इंसानों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है? मैनुअल. बताओ, अगर पुराने जमाने में मुनीम अकाउंटिंग करता था, मैनुअल, और आजकल टैली द्वारा अकाउंटिंग होता है. एक चार्ट खत्म हो गया. क्या बहुत फास्ट किया आपने. You rocked, baby, you rocked. Oh, wow. Oh my God, check it out. BPA? चलो सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन बताओ. है दम तो नहीं, बता दो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है. आपको मैंने वर्चुअलाइजेशन में ऐसा कहा था, ऐसा पढ़ाया था कि एक कंप्यूटर के अंदर आप एक दूसरा लॉजिकल कंप्यूटर क्रिएट कर सकते हो.
मैंने कहा था कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का कंप्यूटर चाहिए जो आपके पास में नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे भी चलाने के लिए आपको लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और उसका कंप्यूटर चाहिए। तो क्या आप वैसा कंप्यूटर वापस से खरीदने की औकात रखते हो? नहीं। अब औकात भी नहीं और कंप्यूटर चाहिए, तो एक काम करो, वीएम नाम का वीएमवेयर या फिर और कोई भी वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर आते हैं। अगर मैंने वीएमवेयर को इस कंप्यूटर में डाल दिया तो वो मुझे इसी मशीन में और एक मशीन बनाने का मौका देगा, जिसकी वजह से ये होगा कि मैं इसी कंप्यूटर में आई कैन क्रिएट वन मोर मशीन एंड दैट मशीन इज कॉल्ड एज व्हाट? वर्चुअल मशीन। सर ये मशीन फिजिकल होगी या लॉजिकल? ये लॉजिकल होगी। जैसे यहाँ पे लोगों को लगेगा ये एक ही मशीन है, पर अगर मैंने वर्चुअल सॉफ्टवेयर लगा दिया तो मेरी नजर में 2 भी बन सकते हैं, 4 भी और 10 भी बन सकते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं लोग? अपनी कॉस्ट बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अदरवाइज यू वुड हैव परचेज वन मोर कंप्यूटर। नाउ यू बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज वन मोर मशीन। यू कैन यूज 2, 3, 15, 20 कितना भी मशीन यू वांट इन वन कंप्यूटर इटसेल्फ। दैट्स ऑल, कॉन्सेप्ट इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट पिछले दोनों भी अटेम्प्ट में पूछा गया था, वर्चुअलाइजेशन। अगला सवाल ये आपके सामने, बोलो बच्चों, ये आपने क्वेश्चन है, ये भी अमेंडेड है आपके सामने। How do we classify applications? Nature of processing on the basis of nature of application, on the basis of size and on the basis of what? Functions. याद है ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया था? बताएंगे बच्चों? अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर की बात करें। सॉफ्टवेयर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? बैच, ऑनलाइन, रियल टाइम। बच्चों when there is a time gap between transaction occurrence and its recording, बैच या ऑनलाइन? Whenever there is no time gap between transaction occurrence and ऑनलाइन। जैसे फ्लिपकार्ट पे मैंने टिकट, अभी फ्लिपकार्ट पे मैंने कुछ भी बाय किया तो तुरंत मुझे उसका आता है। एनएससी बीएससी से कुछ भी बाय किया तो तुरंत मेरे पास में उसका रिसीट आता है। तो ये ऑनलाइन है या बैच है? एटीएम से पैसे निकालते हैं, ऑनलाइन या बैच है? ऑनलाइन। पर अगर आपने लगेज पैसे, अगर आपने पैसे डेबिट किया तो आपके नाम पे डेबिट तुरंत होते हैं ना। पर अगर मान लीजिए चेक प्रोसेसिंग होते, चेक, अगर आपने बैंक में चेक जमा किया तो वो तुरंत नहीं होते, वो बैच होता है। सर ऑनलाइन और रियल टाइम में क्या फर्क है? बच्चों ऑनलाइन में, ए चिंटी क्या सोच रही, इधर देखो मेरे पास। हाँ, ऑनलाइन और रियल टाइम की बात करेंगे। अगर मैं रियल टाइम की बात करूं तो रियल टाइम में इनपुट देने की इंसानों को जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल फायर अलार्म्स, जैसे आग लगती है वो इनपुट अपने आप ले लेता है और अलार्म चालू हो जाता है, वो रियल टाइम का एग्जांपल है। ऑनलाइन में इंसानों को ही इनपुट देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सोर्स ऑफ एप्लीकेशन के बुनियाद पर भी हम लोग सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, कुछ सॉफ्टवेयर कस्टम बिल्ट होते हैं, कुछ पैकेज बेस्ड, और कुछ कौन से होते हैं? जैसे टैली जैसा सॉफ्टवेयर होता है, ये पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, ये अपने हिसाब से कस्टम नहीं होता। नहीं होता। वर्ड, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर ये भी पैकेज्ड है, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं होता। पर कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल एसएपी, हम उसको अपने मुताबिक थोड़ा बहुत चेंज करके बना सकते हैं। उसको बोलते हैं, बोलो जल्दी से। अरे 2 टाइप के सॉफ्टवेयर ना, एक अपने लिए बना के लो, एक रेडीमेड शर्ट कभी दिखाएगा नहीं, और एक सिल्वा के लिए। तो एक रेडीमेड शर्ट बोलते पैकेज, और सिल्वा के लिए तो कस्टम बेस खत्म हो गया। और कुछ शर्ट नहीं कि आप कभी वो नहीं कि कोई नाटक ड्रामा में अगर आपने मान लो परफॉर्मेंस किया तो आपको भाड़े पे शर्ट मिलते, वो लीज्ड है। वो मिलते ना कि वो ज्वेलरी आती भाड़े की, कपड़े भी आते हैं। वो नहीं, कभी कभी आपको कोई तो ऐसा ड्रामा में पार्टिसिपेट किया स्कूल में, कॉलेजेस में, तो उसकी एक शॉप है लक्ष्मी रोड पे, वो आपको भाड़े पे कपड़े देंगे, तो लीज शर्ट। तो 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक जैसे ऑफिस 365 नाम का सॉफ्टवेयर है, ये लीज सॉफ्टवेयर है। टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है? पैकेज सॉफ्टवेयर है। और बोलो रे, हाँ, एसएपी जैसे सॉफ्टवेयर कस्टम बेस्ड है। अब बताओ साइज। अब दुनिया में 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वर्ड, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर तो कोई भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर दिए, पर ईआईएस, एचआरएमएस, सीआरएम, एससीएम जैसे सॉफ्टवेयर कौन यूज करेगा? सिर्फ लार्ज। और कभी कभी सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आल्सो, कि भाई टैली जैसा सॉफ्टवेयर क्या है? फाइनेंस वाला है। एचआरएमएस जैसा सॉफ्टवेयर है, एचआर वाला है। मतलब सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एज वेल। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, एग्जामिनेशन में पूछने के ब्राइट चांसेस है इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये अमेंडेड है। चेक इट आउट बच्चों, अच्छे से देख लेना, समझदारी से। इस चार्ट को आप swapnilpatni.com से कभी भी किसी वक्त डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे नहीं समझ रहा तो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट? ओके फाइन। ये कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने दोस्तों। कौन सा? आप सभी जानते हो बच्चों उसका मतलब क्या है? बीपीए, धंधा नहीं बदलने का सांप।
बच्चों बिजनेस प्रोसेस मतलब खाना खाना है क्या? नहीं। गाना गाना है कि नहीं? दोस्ती करना है कि नहीं? प्यार करना है, इश्क इश्क या कुछ नहीं है। बिजनेस प्रोसेस का अर्थ है कोई भी ऐसा काम जिसके वजह से बिजनेस ऑब्जेक्टिव या फिर बिजनेस बढ़ रहा हो, उसका काम हो गया, उसका नाम हो गया बिजनेस। एनीथिंग विच यू वर्क, विच यू डू to achieve the objective of organization, any function which is performed to achieve the objective of organization is called as what? Business function, business processes. Example, finance, accounting, HR, billing, purchasing, production, after sales services is called as what? अरे भाई बिजनेस करने के लिए कुछ भी जो काम कर रहे हो, चाहे बिलिंग कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, लोड कर रहे हो, लॉजिस्टिक कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, ये सब क्या है? बोलो, आपको क्या हो क्या गया? आंखें खोलो, एग्जाम है आपकी परसों के दिन, बजा देगा ऐसी है। बेटा तू तो अच्छे से पढ़ ले, तेरी आंखों में मुझे नींद दिख रही है, खोल। दोस्तों आप मुझे बताओ ना, एग्जांपल दे दो, टैली से बीपीए हुआ क्या? क्या सोच के आपने नहीं कह दिया मैं खुश हो जाऊंगा? चिंटे क्या नहीं? टैली से अकाउंटिंग का बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट हुआ, बात कर रही हो। और बार कोड जैसे सिस्टम से, अरे तुमको हो गया क्या मर्डर? ये शूट आउट कर दूंगा यहां पे, मर्डर 5 हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अरे मैंने कहा बार कोड से कुछ ऑटोमेशन हुआ क्या? नहीं, क्या कर रहे हो यहां पे? तो बोलो ना। एग्जाम मेरी आपकी? पच्चीस साल पहले पास हुआ था मैं आईबीसीसी। बच्चों बारकोड जैसे सिस्टम से क्या ऑटोमेशन हुआ? बिलिंग। इधर मेरे पास, इधर आओ, कहीं जाना मत, स्टे ट्यून। आप मुझे बताओ, हमने वो भी देखा, टोल पर भी आजकल प्रोसेसिंग होती है ऑटोमेशन, ताकि आपको रुकने की जरूरत। क्या आपको एक्सेल भी एक ऑटोमेशन लगता है, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत? वेरी गुड, अब आपको ध्यान में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, आजकल बहुत सारे काम ऑटोमेशन हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे दो अपना वो बुक माई शो, पूरा टिकट ऑटोमेट, आईआरसीटीसी पूरा टिकट ऑटोमेट। तो ऐसे बहुत सारे, हर इंसान अपने तरीकों से कुछ चीजें जो इंसान कर रहा था उसके लिए किसको इंट्रोड्यूस करवाया? मशीन, सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं बीपीए। बोलो रे बच्चों, बीपीए से क्या फायदे हुए? वाई बीपीए? देखो बच्चों, दो क्वेश्चन है बीपीए के फायदे। एक मिनट रुकना, बीपीए के फायदे बोले या बीपीए वाई बीपीए बोले? बात तो दोनों की एक ही है। बोलो सी क्यूब, सी फॉर वास्ट। क्या आपको लगता नहीं फ्लिपकार्ट ने अपने धंधे का सेलिंग, बिलिंग और पेमेंट पूरा ऑटोमेट किया, तो फ्लिपकार्ट की कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई? सी फॉर कंपटीशन, क्या फ्लिपकार्ट को कॉम्पिटिटिव एज मिला है कि नहीं? और कस्टमर को भी जब चाहे तब कस्टमर। सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कंपटीशन एज, एंड सी फॉर व्हाट? बोलते रहो, बैठकर कुछ नहीं, आप कुछ सभा में नहीं बैठे हो, बोलो जल्दी से, सी फॉर व्हाट? सी फॉर कंपटीशन एंड सी फॉर व्हाट? अगला सवाल, ओ माय गॉड, सी बीपीए करो करो करो, पर एक शर्त पे करो करो करो, CIAT, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, टाइमलीनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये इंटीग्रिटी है। मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीपीए करना पर अपना डेटा किसी को, इंटीग्रिटी मतलब अपना डेटा कोई चेंज जब चाहे तब अवेलेबल हो, और टाइमलीनेस मतलब लोग एटीएम में जाए पर बाहर भी आए, टाइमलीनेस। देखो बच्चों, मैंने कहा था, क्या आपको लगता है एटीएम भी एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है? हाँ। कौन सी प्रोसेस ऑटोमेशन? उससे विड्रॉ ऑटोमेट हो गया, डिपॉजिट भी हो गया। सर, ओ सर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन और भी है जो बीपीए करवाते हैं। देख लो, मैं अब इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। बताओ रे, अकाउंटिंग से कौन सा प्रोसेस ऑटोमेट हुआ? अकाउंट, यस अकाउंटिंग, अकाउंट। एग्जांपल टैली। ऑफिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बताओ, 2-3। वर्ड, एक्सेल। कंप्लायंसेस एप्लीकेशन बताओ। होता ना ये सब, ई फाइलिंग के वगैरह, टैक्स बेस। कस्टमर रिलेशनशिप के भी सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट का कोई सॉफ्टवेयर बताओ। MIS। ERP भी एक सॉफ्टवेयर जिससे एक डिपार्टमेंट ऑटोमेट होती है या सारे डिपार्टमेंट? सर एग्जांपल ऐसे भी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिससे समझता है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमने ये समझना चाहिए वो इंट्रोडक्शन पे है या मैच्योरिटी पे है या ग्रोथ पे है या डिक्लाइन पे है। वो सॉफ्टवेयर आपको समझाएगा कि कौन से स्टेज का वो प्रोडक्ट है। लॉजिस्टिक बताओ रे बच्चों, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए
कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास में? IRCTC, redbus.in, लीगल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बताओ। क्या आपको पता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी क्या अपने सारे केसेस को मतलब वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया है? क्या आप कितने भी केस स्टडीज और किसकी कौन सी केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्या इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से देख सकते हो क्या? तो लीगल हो गया। इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्या मतलब, जैसे एजुकेशनल के लिए, जैसे बैंक के लिए भी क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है? जैसे बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बताओ। ICICI, सिटी बैंक, HSBC, SBI, सबकी अपनी एप्लीकेशन है। सर ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आएगा? हाँ, कैसा आएगा सुनो। ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई भी ऐसा बोलेंगे देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन विच आर हेल्पिंग फॉर BPA, बट आपको यू हैव टू राइट एनी 4 मार्क्स के लिए 4 एप्लीकेशन लिख के बताओ जिसके से BPA हो रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा एक अकाउंटिंग का है, और कुछ बोल रहे, एक ऑफिस में है, एक SAP है, एक लॉजिस्टिक का है। मतलब ऐसा भी हो सकता है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 नाम वही देंगे, आपको बताना पड़ेगा इससे क्या ऑटोमेशन हो रहा है। जैसे ERP से क्या ऑटोमेट हुआ, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। क्वेश्चन बहुत चिंदी रहे, मतलब आपको देख के समझ आएगा ना, उसके नाम में लिखा था वो क्या ऑटोमेट कर रहा है। मतलब आपको बहुत गणित नहीं लगाना, अच्छा क्या होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। How to go about, hey guys, come on everybody, please talk to me, okay? I need you all, come on everybody. How to go about BPA? बोल रहे बच्चों, BPA करने से पहले आपको, नहीं मेरी दोस्त है चंदा, आप नहीं जानते वो मेरे कितने करीब है। एक दिन मेरे घर आई और रोने लगी। मैंने कहा चंदा तू रोती क्यों है? बोले मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। मैंने कहा कौन है वो? बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस वही। मैंने कहा तू बोल। बोले मैं चाहती हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोसेसेस हैं, डिपॉजिट भी, विड्रॉ भी, फंड ट्रांसफर भी, लोग आए और जाएं। मतलब आए और आए जाए, मतलब ऐसा नहीं बेटा बाहर से बाहर आए, काम करे और जाएं, ऐसा मतलब आए जाए ऐसा ना, कुछ अपनी बैंक की बर्बाद हो जाएगी। लोग आए, जल्दी जल्दी काम करें और जाएं। बेटा छिचोरे तो क्या सोच रहे मुझे मालूम है, सोच बदली है। स्वच्छ भारत चाहिए, मैं स्वच्छ भारत, ठीक है दोस्तों। ए चिंटू रुकना, बताओ मुझे सबसे पहले चंदा जी को सबसे पहली बात तो ये बताना चाहिए कि आखिर वो क्यों, बताओ
चंदा जी के पुराने जो मैनुअल बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था? कस्टमर खुश थे क्या नहीं थे? एग्जिस्टिंग प्रोसेस स्लो थी या फास्ट थी? नंबर 2, क्या अंडरस्टैंड द रूल्स? क्या चंदा जी को अभी इससे पहले एटीएम लगाए, क्या चंदा जी से देखना जरूरी है कि आरबीआई इसकी इजाजत दे रहा है कि नहीं? क्या चंदा जी के एओए उसको अनुमति दे रहे हैं कि नहीं? नंबर 3, बोलो जल्दी से। चंदा जी को सबसे पहले देखना पड़ेगा आखिर पुरानी वाली के साथ में दर्द क्या था और आखिर वो करना क्या चाहती है। What she exactly wants, she has to know about it. मतलब what we wish to automate में क्या रहता है कि भाई withdraw, अभी सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है, आखिर क्यों कर रहे हैं? तो बहुत दर्द है, इसलिए नया कुछ बीपीए चाहिए। नंबर 2 में फिर रूल्स ने आपको अलाउ कर दिया। सर रूल्स देखना क्यों जरूरी है? अगर आपको मान ली बहुत बोर हो रहा है, आप घर पे बैठे रात को 11 बजे और अब मम्मी बोल रहे मम्मी मैं बाहर जा रही हूं, एक फटका लगा दे, पहले बाहर जाते, टाइम देखा है नहीं, मुझे मन कर रहा है, चल। तो आपको पहले ऑटोमेशन करना है, ठीक है, अलाउड है, पर पहले ये तो देखो रूल्स में फिट होता है कि नहीं। मतलब भाई जाना है तो, पर ये तो देखो कि आप हॉस्टल में रात को 11 बजे बोल रहे आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई वांट टू गो आउट, डंडे से मारती हूं। मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यू हैव टू स्टे, यू हैव टू स्टे, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू ऑलवेज स्टे विद इन लिमिट्स, ओके। मतलब अच्छा करने का इसका मतलब नहीं कि आप कुछ भी करोगे जो समाज इजाजत नहीं दे रहा है। कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया है। मतलब इधर समाज मतलब बैंक है, आरबीआई से। नंबर 3, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए आपको क्या क्या ऑटोमेट करना है। तो बताओ तीसरे पॉइंट में क्या ऑटोमेट करना है? बैंक को विड्रॉ करना है ऑटोमेट, डिपॉजिट करना है ऑटोमेट, सारी चीजें बताओ। ये क्यों पता होना चाहिए क्या ऑटोमेट करना है? कल चल के इंजीनियर आएगा, साहब आ जाओ, वो आ गया, क्या करना है? बस कर दो। अरे क्या करना? अरे अरे भाई अरे बोले क्या करना है ऑटोमेट भाई? वो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरा ये पारिवारिक शो है, सुनो। अरे भाई नहीं मीनिंग देखो, आप बहुत ऊपर गए भाई। मुझे ये तो बताना चाहिए व्हाट आई विश टू। देखो वो आएगा ना आपके यहाँ पे इंजीनियर, तो बोला भाई क्या ऑटोमेट करना है? तो यू नीड टू डिफाइन नो व्हाट यू एक्जेक्टली वांट टू ऑटोमेट। वो पूछेगा, बोलेगा नहीं बस जो भी बोलना है ऐसा। यू नीड टू डिफाइन व्हाट यू एक्जेक्टली वांट टू। पर बताओ पॉइंट नंबर 4 क्या है? तो सबसे पहले चंदा जी को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई 6 महीने में कितना ऑटोमेट करना है, 12 महीने में कितना करना है, 2 साल में कितना करना है। सारी चीजें चंदा जी के सामने पूरा चीजें रेडी होना चाहिए। बिकॉज वो इंजीनियर आपसे पूछेगा कि भाई तो ये ऑटोमेशन करना है तो क्या क्या पहले करना है, क्या बाद में, कितने दिन में करना है। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नंबर 5 में कौन है? आपका एक कंसल्टेंट है। बताओ क्यों है? बिकॉज चंदा जी खुद नहीं कर सकती। फिर नंबर 6 पे क्या हुआ? कंसल्टेंट को बोला ये काम करो, चेक करो इसके बेनिफिट्स उसके कॉस्ट से, किसके बेनिफिट्स, बीपीए के बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है, या अगर ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 7 में डेवलप करेंगे, बीपीए हो गया। फिर पॉइंट नंबर 8 पे क्या करेंगे? उसकी टेस्टिंग करके उसको वापस से बोलो। नंबर 1 मतलब पहले क्लियर होना चाहिए आखिर क्यों कर रहे हैं। नंबर 2 रूल्स में देखो। नंबर 3 व्हाट वी विश टू ऑटोमेट। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। फिर बाद में कंसल्टेंट को बुलाओ, आरओआई करो, डेवलप करो। नेक्स्ट, बहुत माहौल बनाया आपने आज शाम। ओके, दिस क्वेश्चन इज ओवर, दिस पेज इज ओवर। कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी आर देयर? ये भी आपका खत्म हुआ है। अब एक लास्ट, अरे तो बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है। वो ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पर सुनो ना एक बार, शांति दोस्तों। पिछले अटेम्प्ट में आईसीआई ने कुछ अमेंडमेंट किया, और जब भी अमेंडमेंट इस दुनिया में आता है तो अमेंडमेंट आता ही है, आता है नहीं, वो एग्जाम में भी आता है। ओके तो एक क्वेश्चन पैदा हुआ, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन। और सेम टाइप के अमेंडमेंट आपके सीए फाइनल में भी हुए और आईपीसीसी में भी सेम ही हुए। क्वेश्चन ये था, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑडिट फंक्शन। जिसके 2 बच्चे पैदा हुए, एक हुआ बच्चा एप्लीकेशन और दूसरा बच्चा पैदा हुआ मैनेजरल। एक बच्चा कौन सा है? एप्लीकेशन। दूसरा बच्चा कौन सा है? एक कौन सा है, दूसरा कौन सा है? अब मैं बोलते रहूंगा, ओके। और जब भी दुनिया में अमेंडमेंट आते हैं, आप लोग सीरियस हो ना? सुनते रहना। बोलूं मैं? शुड आई स्टार्ट? ओके। सभी से दरख्वास्त है, जब तक सारे चैप्टर्स खत्म नहीं होते आपको यहीं रहना है, क्योंकि
ये भी हो सकता है कि आप जो चैप्टर को छोड़ के चले जाए, जल्दी जाने, उसमें से बहुत आ जाए। और उनका चक्कर क्या होता है, वो ए अलग पूछते हैं और बी अलग पूछते हैं, उसके चक्कर में आप अटक जाओगे। मान लो आपको ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, तो आपकी लग गई। और वो एक चैप्टर का ए भी नहीं पूछते, मतलब चैप्टर 4 का ये, चैप्टर 4 का भी, ऐसा नहीं होगा। चैप्टर 4 का ए होगा और 5 का भी होगा, तो आपको एक भी इत्तु सा भी अभी तक छोड़ के जाना है। सारे चैप्टर में से आता ही है, वापस से वो लोग कुछ भी मस्ती मत करना, पूरा समझ के लेना अच्छे से। आज आपने यहाँ पे पढ़ लिया, देखो आपकी तूफान स्पीड बढ़ेगी घर पे जाने के बाद। एक ऐसा लगे उड़ गया उड़ गया खत्म। हाउ डू यू क्लासीफाई, हाउ डू यू क्लासीफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट। उसके दो बच्चे हुए, एक मैनेजरियल और एक कौन सा हुआ, एप्लीकेशन। सर दोनों का डिफरेंस क्या है? ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर पे लगाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर पे लगाए जाते हैं। ओके, ये कंट्रोल कौन होता है? ये कंट्रोल मैनेजर लगाते हैं। देखो जरा मैं क्या लिखा है, ये कंट्रोल मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो बच्चों, जब ऑडिटर ऑडिट करने चाहेगा तो बताओ बच्चों, कंट्रोल लगाने की, इधर तो मेरे पास देखो, कंट्रोल कंप्यूटर्स को करना जरूरी है। क्या आपको लगता है आजकल हमारी डिपेंडेंसी कंप्यूटर पे बढ़ रही है? तो कंप्यूटर पे हम लोग जितने डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो कंप्यूटर अचानक से बंद हो गए तो अरे लग गई। तो अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, या कोई भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, या कोई बैंक हो, या कोई एनएससी बीएससी जैसे हो, क्या आपको लगता है वहां पे कंप्यूटर का बंद होना एक्सेप्टेबल है? नहीं, वहां पे अगर कंप्यूटर बंद हो तो उनका धंधा ही बंद हो गया। मान लीजिए कोई किराना शॉप, ग्रोसरी शॉप लेकर बैठा हुआ है, तो उसका लोकल शॉप में कंप्यूटर चले ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसकी दुकान तो चालू है। पर फ्लिपकार्ट की दुकान तो बंद हो गई कंप्यूटर बंद होने से। इसलिए फ्लिपकार्ट बोलता है, हे ऑडिटर, आके चेक कर कि मेरे कंप्यूटर के कंट्रोल सही के नहीं। तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करता है। सिर्फ इतना ही नहीं चेक करता है, वो ये भी चेक करता है कि मैनेजर ने कंप्यूटर के कंट्रोल के वास्ते जो जो करना चाहिए था वो केवल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के कंट्रोल चेक करके फायदा उनको भी चेक करना जो कंप्यूटर को संभालते हैं। नहीं, वापस से फैसला होगा, कंप्यूटर को ही चेक ना करो, ये भी चेक करो कंप्यूटर को संभालने वाला कौन है। जैसे किसी हॉस्टल में माँ बाप अपने लड़के लड़की को रखते तो क्या देखते हैं, हॉस्टल में अच्छा है, सब कुछ बराबर है, और ये भी चेक करते हॉस्टल को संभालने वाला कौन है। भाई वो भी तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना। तो ये तो हो गया आपका हॉस्टल, और ये हो गया हॉस्टल को संभालने वाला। भाई इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। यहां पे इस हॉस्टल में कल्चर के कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी कौन करेक्टिव एक्शन लेगा? मैनेजर। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर में कुछ गलत हुआ, बोलो जल्दी से इधर आओ मेरे पास, बोलो, तो सिर्फ कंप्यूटर पे सिक्योरिटी लगाकर कुछ नहीं होगा, हॉस्टल को अच्छा बनाने से कुछ नहीं होगा। हॉस्टल में जब नियम का पालन कोई तोड़ेगा, हॉस्टल में कुछ खराब होगा, तो अच्छा करने की जिम्मेदारी किसकी है? वहां के जो भी गार्डियन होंगे, जो आपके क्या होंगे, रेक्टर होंगे, जो भी होंगे, उसकी जिम्मेदारी है ना वो। तो मतलब केवल चीजें अच्छी बना के कुछ मतलब नहीं, चीजों को संभालने वाला भी तो अच्छा होना चाहिए। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कम ऑन एवरीबॉडी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये भी अच्छा होना चाहिए, बोलो ना जल्दी, और ये भी अच्छा, बस समझ गया। अब इसके ऊपर इंस्टीट्यूट बहुत लेटी है, लेट का पूरा, ये इसका एक चार्ट बना दिया, इसका एक चार्ट बना दिया, अब लेटेंगे 15 मिनट तक लेटते रहेंगे क्योंकि बहुत अंदर है। सर मतलब ये एप्लीकेशन मतलब क्या, सॉफ्टवेयर? हाँ बेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर बताओ कितने बच्चे होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, बाउंड्री, सारे सब जगह पे लगा दिए कंट्रोल 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 कंट्रोल। सर मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को बचाना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? उसके इनपुट को बचाओ। देखो सॉफ्टवेयर की इज्जत लूटने की अलग अलग जगह है, मैं आपको बताता हूं, बुरा मत मानिए, पढ़ना ही ऐसा पढ़ेंगे नहीं तो फिर बोर होगा। देखो बेटो, इज्जत कहां का लूट, सॉफ्टवेयर की, सुनो बुरा मत मानिए, हम जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर की इज्जत लूटने के 5 जगह हैं। इनपुट पे इज्जत लूटी जा सकती है। मतलब सर इनपुट मतलब क्या? जब इनपुट कोई इंसान दे रहा हो
तब उसने गलत इनपुट दे दिया, मतलब सॉफ्टवेयर की इज्जत लूट गई। किसी ने इनपुट सही दिया पर आउटपुट गलत है, मतलब इज्जत कहाँ लूटी थी? प्रोसेस पे। बेटा बिल्कुल सही, बहुत आगे जाओगे, प्रोसेस पे इज्जत लूटी। कभी कभी 3 इडियट जैसा आउटपुट पे इज्जत लूटते हैं, शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। नहीं नहीं बेटा, चमत्कार तक ही ठीक था, आगे मत बढ़ना। तो देखो बच्चों, इज्जत लूटी इनपुट पे, इज्जत लूटी प्रोसेस पे, इज्जत लूटी आउटपुट पे, इज्जत लूटी। आउटपुट आ गया था, डेटा स्टोर किया था, कोई तो जाके डेटा जो स्टोर था ना हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क पे जाके डिलीट कर दिया, हार्ड डिस्क पे डेटा चेंज कर दिया। मतलब हम क्यों लेंगे? डेटाबेस पे इज्जत लूटे गई। अपने घर पे दुकान है, दुकान से हम लोग पैसा कमाते 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 दुकान कंट्रोल में रखते हैं, पर दुकान का पैसा बराबर कंट्रोल था, पर घर पे जाके तिजोरी की चाबी काम वाली बाई के पास में उसने लूट लिया। तो हम लोग क्या लेंगे? इनपुट कंट्रोल था, प्रोसेस कंट्रोल था, आउटपुट कंट्रोल था, पर जो डेटाबेस जहां पे हमने रखा था उसको ही उड़ा गई साले। तो मतलब सुनो ना, हाँ बेटा शांता भाई बाद में देखेंगे। इधर है। अरे तुम इधर देखो, तुम लोग अलग दुनिया में जा रहे हो। इधर आ बेटा, मेरे पास आओ। मैं जो बोलूंगा बहुत खास बोल रहा हूं, सुन रहे हो क्या? 1 नंबर बोलता है, 1 नंबर। दोस्तों सुनो, तो इज्जत लूटने के अलग अलग तरीके हैं। तो कोई तो डेटाबेस में, मतलब क्या, डेटा पूरा स्टोर हो गया था, मतलब हार्ड डिस्क में था, तो किसी ने हार्ड डिस्क ही चुरा ली, किसी ने हार्ड डिस्क से डेटा कॉपी कर लिया, तो हम लोग बोलेंगे डेटाबेस पे इज्जत लूट गए। तो हमें क्या देखना है कंट्रोल पे? जिन जिन जगहों पर इज्जत लूट सकते हैं उन हर जगह को बचाओ। तो हम मान लेंगे एप्लीकेशन की इज्जत, तो एप्लीकेशन इज्जत 5 जगह पे लूट सकते हो, तो 5 जगह पे कंट्रोल लगा दो। तो मतलब हम लोग मानेंगे सर 5 जगह के बारे में पूरा एग्जामिनेशन में पूछेंगे? नहीं बेटा, इनमें से किसी एक के बारे में पूछेंगे, बिकॉज हर एक बच्चा अपने आप में बहुत बड़ा बच्चा है। बच्चे के भी तो कई बच्चे हुए, देखो देखो बच्चों की सीमा नहीं, ऐसी रुकी नहीं। देखो प्रोसेस कंट्रोल, आउटपुट, देखो कि सबके बच्चे, सबका अपना परिवार है। तो सबसे पहले देखते हैं बाउंड्री कंट्रोल। ये आपके सामने बच्चा, सर ये कैसा बाउंड्री है? बाउंड्री कंट्रोल इज देयर टू प्रिवेंट व्हाट? अनऑथराइज्ड। सुनना पड़ेगा आपको। बाउंड्री, बाउंड्री क्या? बाउंड्री बोलो ना, कमाल कर दो यार आप भी। जैसे एटीएम है, एटीएम में उसी को अंदर जाने देंगे जो कौन है? इस इंसान को रोक दिया। किसने रोका? उसने बोला कि पासवर्ड दो, पर इंसान के पास में पासवर्ड नहीं था। इस इंसान को रोक दिया, इसके पास में एटीएम कार्ड नहीं था, और इस इंसान को अंदर देखो देखो जा रहा है अंदर, इसके पास में दोनों भी थे। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री कंट्रोल इज देयर टू प्रिवेंट व्हाट? ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड यूजर। फिर दुनिया में बाउंड्री कंट्रोल किसको बोलते हैं? बोलो जल्दी से। एनी कंट्रोल विच विल प्रिवेंट, बोलो किसको? तो एटीएम के केस में एटीएम कार्ड बाउंड्री कंट्रोल, पासवर्ड। देखिए बच्चों कितने टाइप के कंट्रोल है बाउंड्री? पिन, पासवर्ड, आई कार्ड। बोलो अच्छा, पिन और पासवर्ड में कंपनी कौन सा इशू करती है? मतलब अगर एटीएम का सबसे पहला पासवर्ड ये पिन था या पासवर्ड था? पिन। और जो पासवर्ड यूजर खुद क्रिएट करता, जैसे फेसबुक पे मैंने खुद नहीं किया था, वो पासवर्ड था, इट इज नॉट पिन। तो व्हेनेवर यू इट्स ए पासवर्ड व्हिच इज इशूड बाय एनी अदर कंपनी टू अस, पिन, एंड पासवर्ड व्हिच इज सेल्फ जनरेटेड पासवर्ड, जैसे फेसबुक पे, जीमेल पे पासवर्ड, राइट? ओके, क्या आपको लगता है आई कार्ड, बड़े बड़े आईटी कंपनीज में आई कार्ड के थ्रू एंट्री होता है, लगाएगा दरवाजा खुलता है, वो भी एक बाउंड्री कंट्रोल है, ताकि अगर नहीं हो तो आपको बाहर निकाल देंगे। और क्रिप्टोग्राफी, बच्चों हमारे जो वर्चुअल क्लासेस है ये रिकॉर्ड होंगे, या अभी क्रिप्टोग्राफी हम लोग उसको इनक्रिप्ट करेंगे ताकि वो कोडेड फॉर्म में जाएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट उसको अनऑथराइजली एक्सेस। तो ये कौन सा हो गया? तो ये भी एक बाउंड्री कंट्रोल है ना, ताकि वही लोग देख पाए उस डेटा को जो, मतलब 4 टाइप की बाउंड्री कंट्रोल कौन से? पिन, पासवर्ड, पिन, पासवर्ड। बताओ ये क्या है? क्या और जल्दी से बोलो। मतलब उसी को एक्सेस मिलेगा जो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने बच्चों, ये रहा। बोलेंगे बच्चों आउटपुट कंट्रोल। क्या आउटपुट? बोलो ना बच्चों। दुनिया में 2 चीजें होती है, एक तो आउटपुट खराब आया और दूसरा आउटपुट सही आया था पर गलत इंसानों के हाथों गया। 2 टाइप के थ्रेट है या नहीं है? बोलते भी नहीं है सर। आउटपुट के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। हाँ बेटा, नहीं तो आउटपुट तो कोई भी मिसयूज कर लेगा। एक कंट्रोल बताओ, आपको याद है क्या? कौन सा? कि जब तक जो प्रिंट आउट लेते उसका लॉग बनना चाहिए था, कि हमको समझे कि जो आउटपुट ले रहा है वो। आपको नहीं याद रहा है? वापस से बोलो। मैं एक बार बोलता हूं। क्या आपको यह लगता है, क्या लगता है कि जो आउटपुट आ रहा है उसका आउटपुट वही लेना चाहिए जो ऑथराइज्ड है?
तो जिसने इसने जब जब आउटपुट लिया उसका लिख के रखना चाहिए ना, इसने इतने बजे ये आउटपुट लिया, उसने उतने बजे वो आउटपुट लिया। तो ये क्यों लिख के रखना चाहिए? ताकि हम लोग पकड़ सके कोई गलत इंसान तो आउटपुट नहीं लिया गया। तो वो भी तो कंट्रोल है। ये बताओ, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, डिटेक्टिव कंट्रोल है? अरे डिटेक्टिव है ना, वो किसको प्रिंट आउट लेने से रोकता थोड़ी ना है, वो सिर्फ लिख के रखता है किसने किसने कितने बजे क्या प्रिंट आउट ले। समझा कि नहीं? वापस बोलो, दूसरा कौन सा है? एक है लॉग ऑफ आउटपुट एग्जीक्यूशन, ये तो हो गया। एक था लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव डेटा, आपको याद है? एग्जांपल ब्लैंक चेक, या फिर वो नहीं बोला था मैंने लेटर हेड्स जो साइन किया हुआ जो ब्लैंक है। क्या आपको लगता नहीं इस ऐसे आउटपुट पर भी रोक लगाना चाहिए? नहीं तो कोई भी अपने हिसाब से उसके ऊपर कुछ भी लिखे चला जाएगा। और एक कंट्रोल है स्पूल जानते हो आप? एक प्रिंटर के ऊपर एक मेमोरी होती है, मेमोरी चिप। अगर बहुत सारे लोग एक साथ में आउटपुट देंगे, प्रिंट आउट देंगे, तो क्या सबका प्रिंट आउट आता है? आजकल आता है, क्योंकि सबका प्रिंट आउट, अगर मान लो 5 कंप्यूटर है जो एक साथ में प्रिंट आउट दे रहे हैं, तो प्रिंटर तो एट अ टाइम एक का ही काम करेगा। पर आप जब भी 5 लोग प्रिंट आउट बोलते हैं, फिर भी सबका प्रिंट आउट मिलता है। कैसे आता है वो? सबका डेटा कहां पे जाके स्टोर होता है? स्पूल में। और वो स्पूल एक एक करके किसको देगा? प्रिंटर को, ताकि प्रिंटर कंफ्यूजन में, नहीं तो क्या होगा, अगर स्पूल नहीं रहा तो वो प्रिंटर कंफ्यूजन में आके हैंग हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर प्रिंटर। क्या आपको लगता है सही प्रिंटर सेलेक्ट करना ये भी एक कंट्रोल है? कभी कभी हो सकता है बॉस ने गलती से वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया जो एम्प्लॉय का है, तो हो सकता है एम्प्लॉय को भी वो डेटा मिल जाए जो सेंसिटिव था। रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट कलेक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? जैसे ही क्या हुआ, बोलो जल्दी से, जैसे ही प्रिंट आउट दिया गया वैसे क्या होना चाहिए? जैसे प्रिंट आउट दिया उसका क्या होना चाहिए? अरे बहुत देर तक प्रिंटर पे अगर वो डेटा पड़ा रहा तो कोई भी मिसयूज कर लेगा ना उसको। अगर आपने प्रिंट आउट दिया तो उठा लो, इससे पहले कोई देखे उसको, खत्म। नेक्स्ट, रिटेंशन कंट्रोल का मतलब क्या है? जब तक वो डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता उसको संभाल कर रखना, नहीं तो क्या होगा? मिसयूज हो जाएगा। अरे अपन जलाते ना पेपर घर पे यार, कभी अपने घर पे जलाते हुए देखा पेपर को? जब काम का तो रखते हैं और नहीं काम का तो क्या बोलते हैं आप? जला दो, नहीं तो अपने पेपर किसी हाथ में ना लग जाए। तो वो भी तो एक कंट्रोल होता है ना। तो बताओ 6 कंट्रोल कौन से हो गए? अरे आपका ध्यान नहीं यार, भला हो यार जल्दी से, ये बुरा अमेंडमेंट है। एक तो पूरा लॉग बना के रखो कौन कितने बजे ले रहा है, और जो प्री प्रिंटेड उसको बचाओ, स्पूलिंग लगाओ, जैसा प्रिंट आउट दिया वैसे उठा लो, राइट प्रिंटर का सिलेक्शन करो, रिटेंशन कंट्रोल करो, बस। नेक्स्ट, आपको याद है एक प्रोसेस कंट्रोल था, रेफर नाम था इसका, रेफर। पिछले अटेम्प्ट में पूछा था मई 2015 में। दिस क्वेश्चन वाज देयर इन द एग्जामिनेशन, रेफर प्रोसेसिंग कंट्रोल। आते हैं एग्जामिनेशन में, मैं बोल रहा हूं ना, ये बड़ा काम का अमेंडेड है पूरे। बोलो प्रोसेसिंग कंट्रोल मतलब कौन से होते हैं? रेफर, आर फॉर बोलो जल्दी से। E for what? Edit checks. F for what? E for? And R for what? चलो मेरा एक सवाल है, अब आपने इनपुट सही दिया, आउटपुट गलत निकला, गलती किसकी है? प्रोसेस की। रन टू रन पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बार बिपाशा बसु मेरे घर पे आई, मेरे शॉप पे आई और बोलने लगी भैया जी मुझे कुछ गुड्स उधारी पे दो। तो मैंने दे दिया, बहना ले लो, 1 लाख की गुड्स लेके गई। दूसरे दिन आई, बोले भैया, मैंने कहा बहना, बोले 20,000, तो मैंने 20,000, तो अब कितने का लगे गई? 1,20 का। तीसरे दिन आए, बोले भैया वापस लो पैसे, तो मैंने बोला सिर्फ 20,000 दो, और देके गई बेटा, मुस्कुराते भी गई, बहुत मुस्कुराई, चले गई 20,000 देके। बताओ मैंने 20,000 क्यों मांगे? ये प्यार होगा? मेरा कोई प्यार नहीं, बोलो जल्दी से, 20,000 क्यों मांगे? अरे बहन का प्यार, वो हमारे 1 लाख की लगी, उसका कुछ नहीं, तुम्हारा बहन का प्यार चालू यहाँ पे। हमारे दुकान में 1 लाख का लॉस है, कोई बहन का प्यार नहीं। बताओ हमारे कंप्यूटर में रन टू रन कंट्रोल नहीं था। रन ना, अगर 2 रन हुए, रन 1 1 लाख, रन 2 20,000, तो रन 3 कैसा होना चाहिए? रन 3 पे रन 1 प्लस रन 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे रन टू रन कंट्रोल है, ऐसा होना चाहिए ना, नहीं तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो टैली में ऐसे ही होता है, टैली में जितने भी एंट्री अगर बिपाशा की करेंगे तो सारे बिपाशा की एंट्रीज आपको एक जगह पे दिखेंगे ना, तो टैली पे एक्चुअल में होता है ऐसा। नंबर 2, अरे एडिट चेक, सारे वैलिडेशन कंट्रोल। अगर आपने गलत पैन डाला, गलत मोबाइल नंबर डाला तो बोलता है ना सॉरी यू हैव एंटर्ड रॉन्ग मोबाइल नंबर। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर, अरे आपने वो आईसीआई का फॉर्म भरा होगा ना रे, तो आपने गलत वो मोबाइल डाला तो उधर से आता है ना सॉरी यू हैव एंटर्ड रॉन्ग, तो वो एडिट चेक्स होता है। नंबर 3, जब भी नया प्रोसेसिंग चालू होगा, बोलो जल्दी से, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कम ऑन बोलो, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर जैसे कैलसी पे आप नया कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा एसी करते हो, बताओ क्यों करते हो? नहीं तो पुराने वाला जो डेटा है वो नए प्रोसेसिंग में आ जाएगा ना। तो जब भी कंप्यूटर नया प्रोसेसिंग करेगा, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। अगला सवाल बोलो जल्दी से, बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल रिपोर्ट?
अरे यहाँ पे पॉइंट नहीं नहीं बस हो गया। पॉइंट नंबर 2 में क्या था, गलत है। पर पॉइंट नंबर 2 ने ये नहीं बोला था क्या गलत है। तो पॉइंट नंबर बोलता है कि पॉइंट नंबर 2 में जो आपका डेटा बोल रहा था ना कि एंट्री अपलोड नहीं होगी, मैं आपको बोलूंगा कि वो क्यों अपलोड नहीं हो रही। जैसे आपने मोबाइल नंबर गलत डाला था तो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलेंगे, एडिट चेक्स, वो बोलेंगे गलत है। पर वो ये नहीं बोलेगा क्या गलत है। पॉइंट 4 क्या बोलेगा, आपका डेटा अपलोड नहीं होगा क्योंकि आपने मोबाइल नंबर गलत डाला है। तो 2 और 4 में क्या फर्क है। 2 बोलेगा एरर है, 4 बोलेगा क्या एरर है। बताओ 5वां पॉइंट कौन सा है। अरे क्रॉस चेक रे, क्रॉस चेक। अगर मान लीजिए फेसबुक पे आप गए, कितनी उम्र है 35, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ कितनी है 2005, अच्छा 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 अच्छा। अभी अभी पैदा हुआ नहीं, 10 साल का है तू और उम्र बता रहा 35। तो क्रॉस चेक में चला गया ना तो आपको फेसबुक बोलेगा ये इट इज इनवैलिड, इट इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा लिख के आता, तो गलत हो गया। बोलेंगे रेफर वन सेकंड, आर फॉर व्हाट, ई फॉर बोलो जल्दी से, एडिट चेक, एफ फॉर व्हाट फील्ड, ई फॉर व्हाट एक्सेप्शनल वर्ड, एंड आर फॉर व्हाट। तो मैंने कितने कहां की इज्जत बचाई अब तक, बाउंड्री पे, आउटपुट पे, प्रोसेस पे। अब मैं इज्जत बचाने जा रहा हूं इनपुट पे। ओ माय गॉड, कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। एक काम करूंगा मैं आपको समझा दूं। ये जो मैनेजरियल कंट्रोल है ना, ये सीए फाइनल का भी अमेंडमेंट था। तो इसका मैनेजरियल कंट्रोल का जो वीडियो है मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। ये मैं आपको अभी नहीं, आप लोग लिखना तो लिख दीजिए, यूट्यूब रेफर यूट्यूब, कौन सा, ये वाला मैनेजरियल। अभी मेरे पास वक्त नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ाऊं, आप अकेले में घर पे जाके शांति से देख लेना मैनेजरियल नाम का यूट्यूब पे। ओके ओके। तो अब मुझे कितना पढ़ाना है, सिर्फ मेरे यही 2 बच्चे बाकी, बस ये खत्म होता चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इनपुट पे आते हैं बच्चों। इसके पश्चात हमारे चैप्टर खत्म हो चुका है, फिर तो हम लोग का वापस खत्म, 3 चैप्टर हो जाएंगे बैक टू बैक चिपक के। ओ माय गॉड, इनपुट। बच्चों जब मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूं कि इनपुट बचाओ, उसमें सोर्स को, सोर्स मतलब वाउचर्स। सर वाउचर को बचाना क्यों जरूरी है। टैली के वाउचर्स देखे, कभी आर्टिकल चिप किया है, उसमें वाउचर से एंट्री होती है। तो अगर आपने टैली पे चाहे कितना भी बचा लिया तो कोई काम का नहीं, अगर वाउचर पे ही पहले 1000 रुपए की चीज खरीदी, आपके एम्प्लॉय ने 5000 का बिल बताया आपको, तो टैली में कितना एंट्री करोगे आप, 5000। मतलब डेटा के ऊपर, डेटा की इज्जत कहाँ लुट गई है, सॉफ्टवेयर पे नहीं। सॉफ्टवेयर के पहले भी एक चीज होती है सोर्स, मतलब जितना आप किसको बचा रहे हो, जल्दी बोलो, सॉफ्टवेयर को, उतना उसको भी बचाओ जिसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर पे एंट्री करते हो। अगर आपको थोड़ा टैली का नॉलेज है क्या, नहीं, आप ऐसे मत देखो मेरे पास में आपकी एग्जाम है, टैली पे डेटा डायरेक्ट अपने आप नहीं आता। वो अकाउंटेंट क्या करता है, वाउचर को देख के लिखता है, तो वाउचर की भी तो इज्जत बचाएंगे ना। नंबर 2, हाँ बैच। ए बच्चों सुनो रे, अरे जैसे मेरे पास तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप आए कि मैं आपको रिसीट देता हूँ, आप आए कि एडमिशन लेने मैं आपको रिसीट देता हूँ। पर एक दिन क्या हुआ, बिजली नहीं थी, सॉफ्टवेयर बंद हो रहा था, 25 एडमिशन दिन भर हुए, 10-10 हजार वाले। रात को लाइट आई, मेरे एम्प्लॉय ने 25 एडमिशन को एक साथ में एंट्री किया, 25 एडमिशन को एक साथ, तो बैच हुआ। तो तब बैच करते समय वो क्या कौन सी 2 गलतियां कर सकता है। एक तो 25 के बदले 24 लिखे, नंबर 2 25 लिखे पूरी, पर इनकरेक्ट लिखा। मतलब क्या, 25 लिखे पूरी, पर जब टोटल देखा तो 2,30,000 आ रही। मतलब क्या, कंप्लीट है पर इनएक्यूरेट है, कभी कभी एक्यूरेट है पर कंप्लीट नहीं है। तो 2 कंट्रोल जरूरी है बैच के ऊपर, कौन से। तो मतलब बैच होने के बाद में, 25 एडमिशन होने के बाद में मेरे एम्प्लॉय ने कौन सा कंट्रोल लगाना चाहिए, चेक करना चाहिए 25 गए क्या नहीं, और 25 के टोटल 2.5 लाख आई या नहीं। अरे बोलो ना, कहाँ की बातें कर रहा हूं मैं। इनपुट, इज्जत कहां पे, अब की बार क्या बचाना है। अभी तक 3 इज्जत हम लोग बचा चुके हैं, बाउंड्री पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, अभी किस पे बताओ। डेटा कोडिंग एरर्स क्या होते हैं। अरे आइटम कोड होता ना, आइटम। जैसे आप मान लीजिए बिग बाजार में गए, आपने लिया झंडू बाम, तो झंडू बाम का आइटम नंबर 2। आपने लिया फेविकॉल, तो फेविकॉल का आइटम नंबर है 22। और आपने हमाम लिया, उसका आइटम नंबर है 222। अब आपने लिया झंडू बाम और उससे दब गया 22, और नंबर क्या था उसका 2। अब लिया झंडू बाम, लगे पैसे किसके, फेविकॉल के। ये चिपक के अच्छा 2-2 चिपक के हो गया ऐसा, ओके कुछ भी होते। अरे
आइटम कोड होता है ना, आइटम, हर आइटम को एक कोड दिया होता है। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की। आप आइटम बोलो, मुझे कुछ नहीं बोलना। पर आपको लगता नहीं वो आइटम के कोड लिखते समय भी गलतियां हो सकती है? कभी आपको 1 2 लिखना है, आपने 1 2 3 लिख दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपने एडिशन का गलती कर लिया। आपको लिखना था 1 2 3, आपने लिख दिया 1 2। अरे आपने तो मस्ती मस्ती में 1 2 3 का 1 2 कर दिया, पर सामने वाले के आइटम के नंबर चेंज होने से वो प्राइस चेंज हो गई ना। अभी कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन, मतलब क्या 1 2 3 लिखना है, पर 1 2 तो बराबर लिखा था, 3 के बदले आपने 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 6 कुछ भी लिख दिया। एक पोजीशन आपकी हो तो पोजीशन ही चेंज हो गई। 94 लिखना था 49 हो गया, और डबल ट्रांसपोजिशन मतलब 1 2 3 4 लिखना था 42 1 हो गया, खत्म हो गया। तो बच्चों 5 कौन से एरर हो सकते हैं? एडिशन, ट्रंकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोजिशन, डबल ट्रांसपोजिशन, खत्म हो गया। And now it's time to talk about validation, field and record, guys. Are you there? ये field और record आपका homework है। मैं database पढ़ाता हूँ। बताओ इज्जत कहाँ कहाँ के बचे हैं हमने अब तक? इनपुट की, प्रोसेस की, आउटपुट की, डेटाबेस, अभी बाउंड्री की, और अब बचाएंगे डेटाबेस। बच्चों आपसे मैंने कहा था, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, और डेटा वहां पे स्टोर्ड है, यहां पे लिख रहा हूं, डेटा वहां पे स्टोर्ड है। जैसे एटीएम, मैं यहां पे एक्सेस कर रहा हूं, एप्लीकेशन मेरे सामने है, पर क्या वहां पे डेटा है उसका या कहीं और है, कहीं दूर है? अरे कमाल करते हो, बोलो ना यार। मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, डेटा कहां पे, यहां पे है, वहां पे है, वहां पे बहुत दूर है, बहुत दूर है। ओके, तो आपको लगता नहीं कि जितने बार मैं एटीएम जा रहा हूं, जितने बार भी मैंने एटीएम पे लिखा, क्या आपको लगता नहीं हर चीज वहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या एटीएम पे आपने 10 बार डिपॉजिट किया, 10-10 हजार, मतलब 1 लाख किए, तो आपने एंट्री कहा कि एटीएम पे की, पर वो कहां पे अपलोड होना चाहिए? डेटाबेस में। अगली बार जब 11वीं बार आप आए और आपने देखा कि कितना बैलेंस है मेरा, तो आपको बैलेंस 90,000 दिखना चाहिए, 1 लाख दिखना चाहिए? तो सही क्या नहीं? तो हम लोग ऐसा, इसका मतलब क्या है, जितनी बार भी ट्रांजैक्शन फाइल पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उतनी बार ही वो मास्टर फाइल पे भी अपलोड। तो सबसे पहले कौन सा कंट्रोल देखो? ऑल। समझ गए क्या ऑल? क्या ऑल? ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन फाइल मस्ट बी अपलोडेड ऑन व्हाट? दूसरी बार बताओ, क्या उसी सीक्वेंस में होना चाहिए? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, सीक्वेंस ऑफ एटीएम एंड सीक्वेंस ऑफ एटीएम का डेटाबेस शुड बी सेम और डिफरेंट। अब बताओ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अरे एक दिन तो मैं एटीएम में गया और मैंने पैसे निकाले, क्या हुआ मालूम? कि मेरे साथ में पैसे निकाले बेटा 10,000 रुपए, और वो लिख रहा था ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड, ऐसा लिख के आ रहा था, मुझे पैसे मिलने ही वाले थे। मेरे अकाउंट पे, मोबाइल पे मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 10,000, आने ही वाले थे, उतने में मशीन हैंग हो गई। मैं देख, मशीन मेरे पास देखते रहे, मैं उसके पास, आखिरी दम तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैं रोने लगा, इस गरीब के खून पसीने के 10,000 भी कुदरत ने छीन लिए। फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, तो देखो ना मेरे साथ में क्या हुआ। बोले कम ऑन बेबी चिल। मैंने कहा ये भी कोई बात हुई? बोले ऐसा 2-4 लोगों के साथ में दिन भर होता है, उसमें क्या करेंगे? तो आपको लगता नहीं मेरे साथ में जो हुआ था वो हादसा हुआ था। फिर मैंने बैंक के चिंटी को कॉल किया, मैंने कहा चिंटी आंटी बोलिए, मेरे साथ में जो हुआ गलत हुआ, आपके बैंक ने मेरी, बताइए इसका मुझे मुआवजा कौन देगा? 10,000 रुपए मुझे। बोले कम ऑन बेबी रिलैक्स। मैंने आपकी बैंक ने मेरी बजाय, बोले आप कहते रिलैक्स? बोले अपने आप ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाए। मैंने कहा कैसे? बोले हमारी बैंक बनाती है सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट हर 8-10 दिन में क्लियर होते हैं। जब ट्रांजैक्शन फाइल का डेटा और मास्टर फाइल का डेटा अलग हो गया, मास्टर फाइल ने तो मुझे डेबिट कर दिया, बट ट्रांजैक्शन फाइल ने मुझे पैसे, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? गैप हुआ क्या नहीं हुआ? तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। होगा क्या नहीं होगा क्रिएट? तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होता तो मुझे मेरे 10,000 रुपए। तो 3 कंट्रोल कौन से? ऑल, सीक्वेंस एंड व्हाट? अगला सवाल बताओ क्या लिखा है? बोलो जल्दी से बोलो, क्या रिपोर्ट बोलो? Hey, concentrate now. Okay? Hey.
पहले हमने पढ़ा था अपडेट, और अपडेट में हमने पढ़ा ऑल सीक्वेंस सस्पेंस। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में एक पॉइंट हमारा हो चुका, क्या लिखा था? प्रिंट सस्पेंस। अभी तो आपने सस्पेंस देखा था, पर वहां पे लिखा था सस्पेंस बनना चाहिए, यहाँ पे लिखा था सस्पेंस का बार बार मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो स्वप्निल पाटनी का सस्पेंस जरूर बनेगा, पर स्वप्निल पाटनी को वापस मिलेंगे। तो स्वप्निल पाटनी का क्या बोल रहा है? सस्पेंस बनाओ, पहले वाला कंट्रोल। अब क्या बोल रहा है? सस्पेंस को क्लियर भी करो, मॉनिटरिंग करो। अगला सवाल, स्टैंडिंग डेटा कभी सुना है आपने? मान लीजिए बिग बाजार से हमाम लिया, हमाम 1, झंडूबाम 1, लक्स 1, कहां से लिया? तो आपका बारकोड स्कैन हुआ, इधर हुआ बिग बाजार की दुकान पे, तो कहां जाता है मालूम? क्या स्कैन करके वो डेटाबेस में जाता है, फिर डेटाबेस पे से रेट आता है, वो डेटाबेस का रेट, डेटाबेस के अंदर रेट लिखा होता है, हमाम अब 5 रुपए में, झंडूबाम 12 रुपए में, और क्या बोला था? लक्स 2 रुपए में। फेयर एंड लवली की बात नहीं, तो वो जबरदस्ती फेयर एंड लवली चिपका रहे आप मुझे। हाँ, तो 3 चीजें हमने ली वहां से। रेट कहां था इसका? रेट 5 रुपए, 2 रुपए, डेटाबेस। आप मुझे बताओ, वो रेट वहां से इधर घूम के लैपटॉप पे दिखे। आप मुझे बताओ, जो लैपटॉप, वो जो डेटाबेस में जो रेट टेबल था, रेट टेबल, क्या उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए? क्यों? अरे अगर उसको ही चेंज कर दे तो पूरे, अगर मान लीजिए वहां पे हमाम का 1 रुपए लिख दिए, अब हमाम 1 रुपए में, तो पूरी इंडिया में जब जब भी कोई हमाम लेगा तो बिग बाजार की 4 रुपए के लिए लग जाएंगी। तो मतलब वो डेटाबेस का जो टेबल है उसका बचाना चाहिए कि नहीं? वो स्टैंडिंग डेटा के बारे में लिखा है। प्रिंट रन टू रन आपको उधर से समझेगा। और रिकवरी, आप वहां पे एक बैकअप वर्ड देख रहे होंगे, बैकअप दिख रहा है क्या? ये भगवान बोल रहे क्या नहीं? क्या आपको लगता है LIC, ICICI बैंक, जिनके डेटाबेस बड़े बड़े हैं, कि उन्होंने अपने डेटा का बैकअप लेना चाहिए कि नहीं? नहीं तो क्या होगा? जिस दिन डेटा गया उस दिन क्या होगा? रिकवरी होगी कि नहीं होगी? अरे LIC के ऊपर पूरा इंडिया का डेटा है यार, तो आपको लगता नहीं ऐसे उसने अपना बैकअप लेके रखना चाहिए? कभी हो गया वहां पे, आग लग गई, कुछ ब्लास्ट हो गया, तो अपना डेटा तो चला गया ना, तो बैंक को LIC को यही समझेगा नहीं किसने कितना पैसा जमा करवाया था, तो इसलिए उन्होंने उसका बैकअप लेके रखना चाहिए। बैकअप लेके रखना ये भी एक कंट्रोल है कि नहीं? बताओ आज, आप बताओ। डेटाबेस, अगर जैसे ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया ना आपको एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको समझाता हूं लिखना कैसे। अगर जैसे भी चार्ट बनता है, जैसे डेटाबेस कंट्रोल नाम का चार्ट है ना, तो आपको बराबर उससे कंट्रोल नहीं, ऐसे लिखने का अपडेट, ऐसा एग्जामिनेशन में लिखना है। हाँ लिखना है अपडेट। और बोलो रे, रिपोर्ट। अपडेट के 3 बच्चे बनाने के, ऑल, सस्पेंस, सीक्वेंस, इसके 4 बच्चे बनाना। रन टू रन, प्रिंट, सस्पेंस, स्टैंडिंग डेटा, रिकवरी। ऐसा लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। कभी भी जहां जहां पे मौके मिले वहां पे आपने चार्ट्स और डायग्राम को ड्रॉ करना जरूरी है। पूरा पेपर होने के पश्चात आपने एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए कि आपने सारे क्वेश्चंस नंबर बराबर से दिए थे कि नहीं। आपको आंसर हमेशा बुलेट वाइज में लिखना, पैराग्राफ में लिखना अलाउड नहीं है। हर नया क्वेश्चन नए पेज पे ही चालू होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आपकी स्पीड होना चाहिए एग्जामिनेशन में 1.6 मिनट पर मार्क। अगर मान लीजिए पहले 10 मार्क का क्वेश्चन है तो वो 16 मिनट में खत्म होना ही चाहिए। ओके, तो आपने क्या करना चाहिए? जैसे पेपर आए वो 15 मिनट्स में स्ट्रेटेजी बना लेना कि अब जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के सामने 2:16, 2:16 मिनट को खत्म होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब उसके लिए 15 मिनट आपने टाइम निकाला है, तो 2:31 मिनट को खत्म होना चाहिए। फिर वो 31 मिनट को खत्म होना ही चाहिए, फिर 32 भी नहीं आना चाहिए उसको, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम लग गया है। हर एक क्वेश्चन में 1-1 मिनट टाइम ज्यादा गया, तो 7 क्वेश्चन में मिलाकर 10 मिनट का टाइम गया, तो SM को 10 मार्क 10 मिनट कम मिले तो आपकी SM के 10 मार्क की लग गई। सर अगर ऐसा हुआ, भगवान ना करे, पर ऐसा हुआ, आखिरी में 30 मार्क का बचा है और 20 मिनट बचे हैं, ऐसे हालात में आप होते तो क्या करते? एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करें या सब क्वेश्चन के पॉइंट्स करें? सब क्वेश्चन के पॉइंट्स करने से आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है ना? पर ऐसी नौबत ना है। जो ज्यादा अटेंड करेगा वही एग्जामिनेशन के लिए पात्र होगा। दोस्तों मैनेजरियल की बात करेंगे। इधर देखो मेरे पास में, मैनेजरियल के लिए आपने वहां पे लिखना है रेफर व्हाट। कम ऑन एवरीबॉडी, बोलो आप, रुकना नहीं। रेफर व्हाट। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं, ये चैप्टर के जितना भी हुआ एक बार रिवाइज कर लेते इसको। ये चैप्टर का भी वेटेज अपने आप में 12 से 15 नंबर का होगा। तो आप मुझे बताओ, हाउ डू वी क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट? एक है मैनेजरियल और दूसरा बोलो जल्दी से। एक मैनेजरियल, दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन। बताओ डेटा की इज्जत कहां भी लूट सकते हैं? इनपुट पे, बाउंड्री पे, प्रोसेस पे, आउटपुट पे, डेटाबेस पे। वो सब हमने पढ़ा इसके पहले। मैनेजरियल आप यूट्यूब पे जरूर देखोगे, राइट? मैं वहां पे लिख दूंगा, वहां पे है यूट्यूब पे मैनेजरियल नाम का क्वेश्चन, IPCC मैनेजरियल कंट्रोल बाय स्वप्निल पाटनी, आप चेक कर लेना। ओके ठीक है। अब इसके बाद में ओके,
आपसे अगला सवाल है, आप मुझे बताइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको याद है? कम ऑन जल्दी से। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे हमने डिलीवरी चैनल देखे थे, इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट। कम ऑन जल्दी से। तो बताएंगे बच्चों, इन्फॉर्मेशन का अलग अलग टाइप कौन से तरीके से डिलीवर करते हैं? एक तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेजेस, और मैनुअल, मैगजीन, और बोलो जल्दी से। तो बताओ इसमें से अच्छा कौन सा तरीका है? वही। अब बताओ, इंटरनेट अच्छा है कि नोटिस बोर्ड? डिपेंड करता है किसके ऊपर। नंबर 1 कौन सा एम्प्लॉय के लिए इजी, और नंबर 2 कंप्यूटर का नॉलेज कितना है। प्रोडक्ट को डिलीवर करने के अलग अलग तरीके हैं 4। एक शॉप से ले लो, एक डिपार्टमेंटल स्टोर से ले लो, एक टेलीफोन पे ले लो, और नंबर 4 ऑनलाइन बाय कर लो। इसमें से कौन सा लेंगे? कौन सा अच्छा है? फिजिकल से ऑनलाइन अच्छा है, पर कुछ लोग ऐसे भी है जो ऑनलाइन से। बताएंगे बच्चों, ये आपके सामने मैनुअल और कंप्यूटराइज दोनों का डिफरेंस क्या है? सीपीटी पेपर चेकिंग। कल एग्जामिनेशन जाने से पहले जो 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम दिया ना, एक रिवीजन उल्टा करना, सीधा आंसर, रिमेंबर द क्वेश्चंस। मैनुअल एंड कंप्यूटराइज मालूम है, पर क्वेश्चन क्या है? अब क्यों सी मालूम है, क्वेश्चन क्या है? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। MIT S3 मालूम है, क्वेश्चन क्या है? FC रोड मालूम है, क्वेश्चन क्या है? नहीं, फायरवॉल आपको मालूम है, वो NID HID सब है, पर यू शुड रिमेंबर व्हाट? लैन वैन मैन क्या है, पर हाउ डू क्लासिफाई नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मतलब उल्टा जरूर करना है एक बार, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यू विल रिमेंबर द आंसर, यू विल नॉट रिमेंबर। दैट इज गोना हैपन। ये हर साल हर स्टूडेंट के साथ में होता है। जो होता है मैंने आपको खुलासा कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है। बताएंगे बच्चों, मैनुअल और कंप्यूटर्स में बताएंगे सीपीटी पेपर चेकिंग कौन सा? कंप्यूटर्स या मैनुअल? कंप्यूटर्स। कहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है? मैनुअल। कौन सी, किसकी स्पीड ज्यादा है? अगला सवाल ये आपके सामने, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ नहीं, हाउ डू यू क्लासिफाई कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, पासवर्ड। प्रिवेंटिव, सीसीटीवी, डिटेक्टिव, एंड बैकअप्स। ये खत्म हुआ। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं 5 मॉडल ऑफ क्लाउड, NAS, CAS, PAS, SAS, IA, याद करो जहां पे हमने सिर्फ सर्वर भाड़े पे लिया। जल्दी बोलो। आई। और आप मुझे वो बताओ, अगर आपने वो भाड़े पे लिया, सर्वर के साथ में उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी भाड़े पे लिया, पैस लिया, अगर आपने उनका सॉफ्टवेयर भी भाड़े पे लिया, और अगर आपने उनका VoIP एंड टेक्स्ट मैसेजिंग लिया तो कैश, और अगर आपने एयरटेल वो सब लिया तो बताएंगे अब क्यों सी क्या है? बोलेंगे A फॉर व्हाट? क्या क्लाउड सब जगह से एक्सेसिबल है? B फॉर बैकअप हम लेंगे या वो लेंगे? क्विक डिप्लॉयमेंट, एक जगह पे सॉफ्टवेयर लाएंगे हर जगह पे। U फॉर व्हाट? अनलिमिटेड। C फॉर व्हाट? कॉस्ट कम या ज्यादा? कम। A फॉर? बताएंगे जो क्लाउड के 3 डिसएडवांटेज कौन से? टेक्निकल प्रॉब्लम उधर भी आ सकती है। P फॉर व्हाट? बोलो जल्दी से। एंड S फॉर व्हाट? समझ गया? सभी को समझा होगा। ये चार्ट हमने खत्म किया हो गया बच्चों। अभी दूसरा चार्ट, एक वही चार्ट है बस ये। तो बताएंगे बच्चों, हाउ डू यू क्लासिफाई एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, बगैर देखे बोलना सोर्स मतलब एक आता है कस्टम बेस्ड, एक आता है लीज बेस्ड, एक आता है पैकेज बेस्ड। टैली बताओ बच्चों, ऐसे भी बोलो बच्चों, कस्टमर, और एक होता है लीज एग्जाम्पल। हाउ डू यू क्लासिफाई एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग? कुछ तो ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, कुछ रियल टाइम होते हैं, और कुछ बैच। व्हेन देयर इज अ टाइम गैप, देयर इज नो टाइम गैप ऑनलाइन, और जहाँ पे इनपुट भी वो खुद लेता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, छोटी ऑर्गेनाइजेशन। बताएंगे वर्ड, एक्सेल ये छोटा है, और HRMS, EIS ये सब किसके लिए? लार्ज। एंड हाउ डू यू क्लासिफाई एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस? तो फाइनेंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, HR के लिए अलग। ओके, अगला सवाल ये आपके सामने, वर्चुअलाइजेशन में आप फिजिकली एक कंप्यूटर और लगाते हो या लॉजिकली? अगला सवाल ये रहा, आप बताएंगे BPA क्यों करते हैं? 3 एडवांटेज BPA के, कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव एज, कस्टमर। बताएंगे BPA लगाने के 4 ऑब्जेक्टिव है। कॉन्फिडेंशियलिटी। बताएंगे बच्चों, अगला सवाल ये आपके सामने, कौन, ये तो एप्लीकेशन छोड़ दो, हाउ टू गो अबाउट BPA, व्हाई BPA, रूल्स ऑफ BPA रूल्स, देन ऑब्जेक्टिव्स, एक कंसल्टेंट, फिर बाद में ROI, फिर डेवलपमेंट, एंड बाद में इसी तरह से चैप्टर 5 भी खत्म हुआ। आर यू फाइंडिंग दिस चैप्टर डिफिकल्ट? नो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट एक्सेप्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट हुआ है, बाकी तो कुछ भी नहीं था इसमें। ओके